वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम क्या है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। उसको क्या करेंगे, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, 1867 में उनकी बुक आई थी दास कैपिटल। उसके अंदर उन्होंने क्या दिया था, डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी, डेवलपमेंट की ग्रोथ किस तरह से होती है, ग्रोथ उसकी जो थ्योरी थी उन्होंने कब दी थी, 1867 में अपनी बुक के अंदर दी थी। आपको पता है जो कार्ल मार्क्स थे वो एक बड़े सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट थे, समाजवादी अर्थशास्त्री थे वो। और उनको क्या कहा जाता था, फादर कहा जाता था सोशलिज्म का, समाजवाद का पिता उन्हें कहा जाता था। और उन्होंने जो डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी, ठीक है, अपनी डेवलपमेंट की थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या बताया कि किस तरह से क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो डिक्लाइन करेगी, वो टूट जाएगी, और फिर किस तरह से जो सोशलिज्म है, जो समाजवाद है, उसका क्या होगा, जन्म होगा। तो देखो, ही इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। उन्हें समाजवाद का पिता कहा जाता था। और उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी उसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से डिक्लाइन हो जाएगा कैपिटलिज्म जो अभी चल रहा है इकोनॉमियों में, वो किस तरह से ख़त्म हो जाता है, और उसका जगह कौन ले लेता है, उसकी जगह ले लेता है सोशलिज्म। और उनकी फेमस बुक आई थी 1867 के अंदर ली थी। तो उन्होंने अपनी जो फेमस बुक में यही है, ग्रोथ की जो प्रोसेस होती है कि कैपिटलिस्ट किस तरह से कोलैप्स होगा, उसका क्या रीज़न रहेगा, और किस तरह से वो सोशलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट होगा, उसके रीजंस को उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब हम इस थ्योरी को देखते हैं। सबसे पहले कोई भी जो थ्योरी होती है उसमें क्या होता है, कुछ अजम्पशंस को माना जाता है। अब यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स ने क्या क्या अजम्पशन मानी है, उन्होंने कहा है देयर आर टू प्रिंसिपल क्लास की जो इकोनॉमी है, ये हमारी मान लो पूरी एक इकोनॉमी है, वो दो क्लास में बटी हुई है। एक तो पूंजीपति है और एक है जिनको लेबर क्लास है, जिनका क्या किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन जो है किया जाता है। ठीक है, वेज ऑफ अ वर्कर, जो वर्कर्स को वेज दी जाती है वो क्या दी जाती है, सिर्फ उनकी सब्सिस्टेंट वेज रेट दी जाती है कि सिर्फ उनका गुजारा चल जाए, इतनी वेज रेट उनको दी जाती है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू होल्ड्स, इसका मतलब क्या है कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, ये उसके अंदर लगी लेबर जो है उसकी वैल्यू पे डिसाइड जो है वो करेगा। ये एडप्शन उन्होंने अपनी थ्योरी में ली। उसके बाद इन्होंने कहा फैक्टर जो है, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब जो उत्पादन करने के लिए हमें पता है रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है कौन उनका ओनर है, कैपिटलिस्ट। जो पूंजीवादी जो लोग हैं वो क्या है, ओनर है किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स हैं। कैपिटल इज टू टाइप, दो तरह की कैपिटल का हम यूज़ करते हैं। पहली कैपिटल आती है कॉन्स्टेंट कैपिटल। कॉन्स्टेंट कैपिटल वो कैपिटल होती है जो आप प्रोडक्शन करो या ना करो आपने लगानी ही पड़ेगी। जैसे कि मान लो आपको कोई प्रोडक्शन प्रोसेस करनी है, आपने फैक्ट्री अगर बना ली, तो फैक्ट्री का जो कॉस्ट आ रही है आपकी वो कांस्टेंट कैपिटल है। तो एंड वेरिएबल कैपिटल होती है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करोगे वैसे वैसे आपको रॉ मटेरियल जो लेके आना पड़ेगा, वो होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। और यहाँ पे ये माना गया है जो कैपिटलिस्ट है वो क्या करते हैं, वर्कर्स का एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। और लेबर जो है यहाँ पर हमारी वो होमोजीनियस है कि एक सब, और परफेक्टली मोबाइल है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर लेबर को भेजना पड़ेगा तो वो आसानी से जा सकती है। इकोनॉमी के अंदर परफेक्ट कंपटीशन अवेलेबल है। और नेशनल इनकम जो होती है जो हमारी नेशनल इनकम है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हम वर्कर्स को वेज देते हैं और दूसरा कैपिटलिस्ट क्या करता है, उसमें से अपना प्रॉफिट लेता है। तो कार्ल मार्क्स ने ये सारी एजम्पशन अपनी थ्योरी में दी और फिर इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, अपने डेवलपमेंट थ्योरी का डेवलपमेंट किया। उनकी जो डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी वो किस किस पर बात करते हैं, जैसे उन्होंने कौन सी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले तो उन्होंने यही बताने की कोशिश की ना कि किस तरह से कैपिटलिस्ट की जो इकोनॉमी होती है वो कोलैप्स करेगी और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो आएगी। ठीक है, सोशलिस्ट हमारी इकोनॉमी बन जाएगी। तो उन्होंने क्या क्या रीज़न दिए, तो उन्होंने किस किस की चीज़ को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है मैटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की जो समाजवादी मतलब उसकी जो व्याख्या है उन्होंने अपनी थ्योरी में की। फिर उन्होंने कहा कि जो एक क्लास स्ट्रगल होता है, मतलब कि लेबर क्लास और कैपिटलिस्ट के बीच में एक स्ट्रगल चलता रहता है, तो उसको भी इन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने किसकी बात की, लेबर सरप्लस, कि हमारे पास क्या होता है इकोनॉमी में लेबर सरप्लस पाया जाता है।
रिजर्व आर्मी की बहुत सारे लेबर ऐसे होते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती, हमारे पास एक रिजर्व पड़ा रहता है लेबर्स का। कैपिटल एक्यूमुलेशन किस तरह से होता है, फिर जो कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है फिर वो किस तरह से कैपिटल का क्राइसिस जो होता है उसका कारण बनता है। तो इन सभी पॉइंट्स को उन्होंने क्या किया है अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन जो है वो किया है। अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे। देखो, पहले उन्होंने जो इतिहास की जो व्याख्या की है, उन्होंने ये कहा है सबसे पहले कि जितनी भी हमारी हिस्ट्री में मतलब इतिहास में जितने भी इवेंट्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक कंडीशन एक देश की डिसाइड होती है। जैसे कि मान लो आप यूक्रेन में अभी क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है, कल को वहाँ पर जो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होंगी या बुरी, उस पर किसका प्रभाव पड़ा, उनके यहाँ पर जो हिस्टोरिकल इवेंट हो रहा है इतिहास, ठीक है, कल को तो ये इतिहास ही बनेगा ना। यूक्रेन का जो वॉर है कल को क्या बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा उस कंट्री के लिए। तो उनकी जो हिस्ट्री है, उनका हिस्टोरिकल इवेंट क्या हो गया, वॉर हुई वहाँ पर, तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है, यूक्रेन की जो कल को इकोनॉमिक कंडीशन क्या होंगी उस पर किसका इफेक्ट पड़ा है, वहाँ पर जो एक हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल मतलब बहुत ऐतिहासिक जैसे वॉर होना, तो उसका प्रभाव पड़ा है। तो उन्होंने यही कहा है सबसे पहले अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन करने से पहले कि जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति को जो है वो प्रभावित करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने मॉडल के अंदर जो सबसे मेन पॉइंट बोला है, मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके पास किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास टोटल रिसोर्सेज जो हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो मेटरलिस्टिक इंटरप्रिटेशन की है जो हिस्ट्री की, उन्होंने ये बात बताई है कि किस तरह से मोड ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब मैंने कह दिया मोड ऑफ प्रोडक्शन में सारे रिसोर्सेज आएंगे जो प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी हैं। अब रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि वो जो रिसोर्सेज हैं, मान लो कि जितने भी रिसोर्सेज प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए वो किसके पास हैं, मतलब लेबर के पास है, कैपिटलिस्ट के पास है। तो यहाँ पर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि वो पावर, प्रोडक्शन तो रिसोर्सेज तो है लेकिन जो रिसोर्सेज की जो पावर्स है वो किनके पास है, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने क्या बताने की कोशिश की, देखो अब जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो उन्होंने यही बताया कि किस तरह से मोड ऑफ प्रोडक्शन जो होता है कि रिसोर्सेज जितने ज़्यादा होते हैं उतने ही ज़्यादा मोड ऑफ प्रोडक्शन में उन्होंने यही बताया कि किस तरह से जर्नल और सोशल पॉलिटिकल जो प्रोसेस होती है एक इकोनॉमी की, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर सेकंड बात आती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो आपके पास प्रोडक्शन तो है, अब ये क्वेश्चन आता है कि उनको कंट्रोल कौन करता है। पर कार्ल मार्क्स ने हमेशा अपनी थ्योरी में ये बताया कि कैपिटलिस्ट जो होते हैं, ओनर होता है जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, और कौन जो है कंट्रोल करता है सब कुछ, कैपिटलिस्ट कंट्रोल करते हैं। और किसका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, लेबर का जो है एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है सोसाइटी के अंदर। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो मेटलिस्टिक हिस्ट्री की कि किसी भी इकोनॉमी में जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन पर प्रभाव डालती है। फिर उन्होंने ये देखा कि कितने हमारे पास रिसोर्सेज है, संसाधन हमारे पास होने चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी है। फिर आपके पास रिसोर्सेज तो हैं, अब वो रिसोर्सेज जो है वो किनके पास हैं, कैपिटलिस्ट के पास है, लेबर के पास है। फिर उन्होंने ये कहा कि वो किसके पास है, वो कैपिटलिस्ट के पास है। और कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, लेबर क्लास का एक्सप्लॉइटेशन जो है वो करते हैं। तो इन्होंने जो मेटलिस्टिक हिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन है उसमें इन्होंने यही समझाने की कोशिश की है। अगला जो पॉइंट आता है थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है। क्लास स्ट्रगल होता है कि दो आपके पास क्या है, दो आपके पास सोसाइटी है, एक तो लेबर क्लास सोसाइटी है और दूसरा क्या है, कैपिटलिस्ट है। दो सोसाइटी है तो इनके बीच में क्या चलता रहता है, एक स्ट्रगल चलती रहती है, एक वॉर चलती रहती है। क्यों, क्योंकि क्या रीज़न है उनके बीच में स्ट्रगल चलने का, क्योंकि क्या होता है, कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, लेबर क्लास का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको सही वेज रेट नहीं दी जाती, ठीक है, उनके साथ भेदभाव होता है, ठीक है। तो रिच क्लास जो होता है वो एक्सप्लॉइट करता है पुअर क्लास को, और उनके बीच में क्या चलता रहता है, भेदभाव वाला जो सिचुएशन है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये जो भेदभाव है वो एक बड़ा रूप ले लेता है और जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, जैसे विद्रोह पैदा हो जाता है उनके बीच में, कैपिटलिस्ट के बीच में और क्या सोशलिस्ट के बीच में। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है वो हद से ज़्यादा जो लेबर क्लास का क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। एक्सप्लॉइटेशन कैसे, जैसे उनको सही वेज रेट ना देना, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड ना करना प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है,
एक स्ट्रगल जो है, एक विद्रोह जो है इनके बीच में चलता रहता है। सेकंड पॉइंट में, या सेकंड जो इनका मेन पॉइंट था, उसमें इन्होंने यही समझाने की कोशिश की है। अब हो गया कि क्लास स्ट्रगल हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बताया है, लेबर सरप्लस। उन्होंने कहा है ना कि लेबर ही है जो कि एक कमोडिटी का प्राइस क्या होगा वो डिसाइड करता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो लेबर होता है ना, लेबर हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अब लेबर होता है लेबर, क्योंकि उसको सही से काम नहीं मिलता। तो फिर क्या होता है, लेबर सरप्लस कि लेबर क्लास को मान लो मार्केट वेज रेट दी जानी चाहिए इतनी, लेकिन लेबर क्लास जो होता है उसको सब्सिस्टेंट वेज रेट दी जाती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर वैसे भी क्या होता है, लेबर बहुत बड़ी मात्रा में जो है मिलता है। ठीक है, क्योंकि ईजिली अवेलेबल होता है, तो इसलिए लेबर सरप्लस जो है इकोनॉमी में, वो उनका मानना था कि हमेशा जो होता है इकोनॉमी के अंदर जो है लेबर सरप्लस मिलता है। और ये भी बात है ना कि लेबर को क्या दिया जाता है, सिर्फ सब्सिस्टेंट वेज रेट जो है वो दी जाती है। तो लेबर सरप्लस हमेशा मिलता है इकोनॉमी के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, जो इकोनॉमी होती है किसी भी देश की, उसमें अगर जो आउटपुट होता है वो किस पे डिसाइड करता है, 3 चीज़ों से बनता है, कॉन्स्टेंट कैपिटल प्लस वेरिएबल कैपिटल प्लस क्या होता है, सरप्लस। अब ये सरप्लस क्या होता है, सरप्लस क्या होता है कि जो कैपिटलिस्ट क्या करते हैं ना, कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, लेबर क्लास को कम वेज रेट देते हैं। मान लो देने 50 रुपीज़ चाहिए, उनको दे 10 रहे हैं। 10 का मतलब ये हो गया उनको सब्सिस्टेंट वेज रेट दे रहे हैं। अब ये 40 रुपीज़ जो बचे वो किसके पास जाएंगे, वो कैपिटलिस्ट के पास एक सरप्लस बच जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कार्ल मार्क्स की थ्योरी में कि किस तरह से जो कैपिटलिस्ट होता है वो सरप्लस कमाते हैं, मतलब सरप्लस कैसे जनरेट करते हैं। उनको वेज रेट कम देकर वो सरप्लस जो है जनरेट करते हैं अपना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट है आपका वो क्या किससे मिलकर बना है, सी प्लस वी प्लस एस। सी हो गया कॉन्स्टेंट कैपिटल, वी हो गया आपका वेरिएबल कैपिटल, एस हो गया आपका सरप्लस वेरिएबल। तो इनको अगर, और अभी मैंने क्या कहा, जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो क्या होता है, जो सरप्लस जो कैसे निकलता है, एस बाय वी। ठीक है, एस बाय बी, ये सरप्लस हो गया, ये हो गया वेरिएबल कैपिटल। इन दोनों का अगर रेशियो अगर हम निकालते हैं तो वो क्या निकल जाता है, वो हमारा निकल जाता है सरप्लस वैल्यू। ठीक है, अब ये सरप्लस वैल्यू कहाँ से आएगी, सिर्फ आपको ये लेबर क्लास ही जो है वो प्रोवाइड करेगा। फिर उन्होंने कहा एक होती है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल क्या होता है उनकी जो थ्योरी में, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप लेबर का यूज़ नहीं कर रहे प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा आप किसका यूज़ कर रहे हो, कैपिटल का यूज़ कर रहे हो। जब हम क्या करते हैं, कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करते हैं और लेबर का कम यूज़ करते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स को कम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल अगर बात करें तो यहाँ पर उसकी बात की जाती है कॉन्स्टेंट कैपिटल अपॉन सी प्लस बी। इसका मतलब है आप अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में आप लेबर का यूज़ नहीं कर रहे हो। अगर आप लेबर का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको जो सरप्लस मिलता है लेबर से वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब प्रॉफिट फंक्शन बनता है ना, जैसे देखो यहाँ पर बनाया हुआ उन्होंने, इसीलिए देखो जब प्रॉफिट फंक्शन बनता है उसमें ये कहा जाता है प्रॉफिट इज इक्वल टू एस अपॉन सी प्लस वी। ठीक है, प्रॉफिट क्या है, देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस बाय सी अपॉन वी। मतलब क्या है, प्रॉफिट का देखो सरप्लस वैल्यू के साथ तो पॉजिटिव रिलेशन है कि जितना ज़्यादा आप क्या करोगे, जितना ज़्यादा आप सरप्लस बचाओगे, जितना कम आप लेबर को दोगे उतना आपके पास सरप्लस होगा, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। देखो P इज इक्वल टू एस 1 माइनस क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट का सरप्लस वैल्यू के साथ तो पॉजिटिव रिलेशन है। जितना आप लेबर को कम पैसा दोगे उतना कैपिटलिस्ट के पास सरप्लस बचेगा, कैपिटलिस्ट के पास जितना सरप्लस बचेगा उतना उसको प्रॉफिट होगा। और ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल मैंने अभी क्या बताया, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है कि आप लेबर को कम यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन प्रोसेस में और कैपिटल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो इसलिए क्या है, हमेशा ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल जो है उसका प्रॉफिट के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है और सरप्लस वैल्यू के साथ क्या रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल और ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, सरप्लस वैल्यू, ये सब। अब है एक्सेस रिजर्व आर्मी। ठीक है, आपको पता है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट को, और जो कि किस पे डिपेंड करता है, सरप्लस वैल्यू पर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेबर को एक्सप्लॉइट करोगे उतना आपका प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आप सरप्लस वैल्यू जो होता है उससे क्या करते हैं,
उससे ज़्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाती है। सरप्लस वैल्यू जब हमारी क्रिएट हो जाती है तो नई नई टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा हम कैपिटल का यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सरप्लस आपके पास ज़्यादा है। जैसे कैपिटलिस्ट के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस होता है तो वो नई नई मशीन्स का यूज़ करने लग जाता है, ठीक है, नई नई मशीन्स का यूज़ करने लग जाता है। अब वो क्या करने लग जाता है, प्रोडक्शन में लेबर का यूज़ कम कर देता है और क्या करता है, मशीन्स का जो यूज़ है वो ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब लेबर पहले ही तो एक्सेस में लेबर वैसे ही अवेलेबल होता है, फिर और क्या होता है, हमारे यहाँ पर लेबर और प्रोवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लेबर क्लास की एक आर्मी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एक तो यहाँ से अनएम्प्लॉयड होकर जो लेबर निकलेंगे और पहले ही हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास क्या हो जाता है, रिजर्व आर्मी हो जाती है, किसकी, लेबर्स की अवेलेबल हो जाती है, मतलब हमारे पास मैन पावर जो है वो बढ़ जाता है। अब फिर जो इन्होंने क्या बात की, अब इन्होंने ये कहा कि जो रिजर्व आर्मी होती है, रिजर्व आर्मी की वजह से अब क्या होता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन किस तरह से होता है, ठीक है। अब कैपिटलिस्ट क्या सोचता है, कैपिटलिस्ट ये सोचता था ना, कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट देखो, हमने अभी क्या बात की, कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होता है, जितना ज़्यादा सरप्लस होता है, सरप्लस कैसे निकलता है, जितना ज़्यादा लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। तो अब वो कहते हैं जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन सिर्फ आपका डिपेंड करता है सरप्लस वैल्यू पर, और सरप्लस वैल्यू कैसे आएगी कि आप जितना लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करोगे, आप कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हो। कैपिटलिस्ट क्या करता है, उनके वर्किंग आवर्स को बढ़ा देता है काम करने के, और डिक्रीज कर देता है कि उनको सब्सिस्टेंट वेज रेट दे देता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इंक्रीज लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की वो कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादा टाइम उनको काम कराना, उनको कम वेज रेट देना, इस तरह से वो सरप्लस जो है जनरेट करता है और अपने प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो हमेशा इसलिए हमारा हमेशा क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल जो हमारा ये होता है ना, जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल मतलब आपने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कैपिटल का ज़्यादा यूज़ किया है, तो सी कांस्टेंट कैपिटल, सी प्लस बी कांस्टेंट प्लस वेरिएबल कैपिटल आ गया। तो यहाँ पर इसका जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हो गया कि वो किस तरह से जो कैपिटलिस्ट होता है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन करता है। उसके बाद आता है कैपिटल क्राइसिस, ठीक है। अब क्या होता है, जो एक लेबर जो कैपिटलिस्ट होता है उसको ये तो पता है कि अब क्या करने लग जाता है, जब हमने देखा कि उसने क्या किया मार्केट के अंदर लेबर को निकालता गया वो, और मशीन जो है उसको लगाता गया, ठीक है। मशीन का जो लेबर का स्थान किसने ले लिया, मशीन्स ने ले लिया प्रोडक्शन करने में। तो इससे क्या होता है, अब आपने देखा था कि सरप्लस तो सिर्फ उसको लेबर में ही था, जब वो लेबर को काम पे लगा रहा था तभी उसको सरप्लस जनरेट हो रहा था। अब जैसे जैसे वो मशीन्स को काम पे लगाता है किसी तरह का सरप्लस उसे बचता नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अब उसके पास सरप्लस तो है नहीं, सरप्लस नहीं है तो अब उसका प्रॉफिट भी कम हो जाते हैं। तो क्या होता है, जिसकी वजह से जब लेबर का प्लेस कौन ले ले, मशीन ले ले, मशीन्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है और मशीन्स में किसी तरह का कोई सरप्लस होता नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रॉफिट होते हैं कैपिटलिस्ट के, कैपिटलिस्ट क्राइसिस आ जाता है, ठीक है। कैपिटलिस्ट क्राइसिस, यहाँ पर आपने देखा ना कि मशीन्स जो कैपिटलिस्ट का मेन काम चीज़ होती है कैपिटलिस्ट की, उसकी वजह से क्राइसिस आए, क्योंकि ज़्यादा मशीन्स जो है लेबर का प्लेस ले लेती हैं, जिसकी वजह से सरप्लस होता नहीं है, और फिर क्या हो जाता है, जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाते हैं, डिक्लाइन करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर हो गया कि कैपिटलिस्ट जो है, कैपिटलिस्ट अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। अब उन्होंने जो ये थ्योरी उन्होंने ये उसमें बताया, उसमें क्या रीज़न बताने की कोशिश की, पहले उन्होंने मैटेरियलिस्टिक एक्सप्लेन किया, फिर उन्होंने बताया कि जो क्लास स्ट्रगल होता है उनके बीच में किस तरह से होता है, किस तरह से हमारे पास एक्स्ट्रा रिजर्व आर्मी होती है, फिर हम किस तरह से जो कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन करने लग जाते हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाता है। अब उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुए उसके कई रीजंस बताए। उन्होंने कहा कि पहला जो रीज़न है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं उसका एक रीज़न हो रहा है डिसप्रोपोर्शनैलिटी, कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें क्या है, लोगों के पास एक तो बैलेंस ग्रोथ नहीं हो रही, कि हर एक सेक्टर ग्रो नहीं करता। दूसरा क्या होता है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उतनी अवेलेबल नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से जो मार्केट होती है वो सही से ऑपरेट नहीं करती, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। सेकंड रीज़न उन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो क्या हो जाती है, डिक्लाइन करने लग जाती है, रेट ऑफ प्रॉफिट डिक्लाइन करने लग जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का यूज़ करने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि लेबर ही है जो हमारा सरप्लस जनरेट कर रहा था, अब हमारा सरप्लस नहीं हो रहा,
जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन करने लग जाते हैं। और तीसरा जो रीज़न उन्होंने बताया वो बताया अंडर कंजप्शन। क्या होता है, वो कभी भी जो कार्ल मार्क्स से कभी भी सेल लो पे विश्वास नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि सप्लाई हमेशा डिमांड के इक्वल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अंडर प्रोडक्शन जब क्या होता है, जब डिप्रेशन की सिचुएशन होती है तो इकोनॉमी में अंडर कंजप्शन होता है, जिसकी वजह से भी इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो आता है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन हो रहा है कंजप्शन उससे आधा है। तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं। तो उन्होंने देखो अपनी पूरी थ्योरी में, जो हमने पूरी थ्योरी डिटेल में डिस्कस की, उसमें उन्होंने क्या ही बताया, उन्होंने यही बताया ना कि किस तरह से स्टार्टिंग कैपिटलिस्ट से होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे यही कैपिटलिस्ट क्या हो जाता है, सोशलिस्ट में जो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो थ्योरी है कार्ल मार्क्स की वो कंप्लीट होती है। आई होप तो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।